हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्लेटो को पढ़ना चाहते हैं और वो प्लेटो को बेसिकली चाहे बीए में पढ़ रहे हो, एमए में पढ़ रहे हो, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स प्लेटो के बारे में यूजीसी नेट के पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में पढ़ रहे हैं और इनको प्लेटो को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में, जो कि हमारा वीडियो का लेक्चर नंबर 1 था, उसके अंदर प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में बात कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, और प्लेटो के जीवन काल में मौजूद समकालीन परिस्थितियां कौन। यदि हम किसी भी विद्वान के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उनके समकालीन परिस्थितियां क्या थी, अगर हमें इसके बारे में नहीं पता होगा तो हम एक अच्छे तरीके से ये नहीं जान पाएंगे कि वो कैसे थे। अगर हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो आप सभी को पता है यूनान, और प्राचीन यूनान के अंदर भी जो आपके एथेंस थे, एथेंस उससे संबंध रखते थे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वहां पर कंडीशन क्या थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और बाकी हम स्लाइड बाय स्लाइड हम चर्चा करेंगे समकालीन परिस्थितियों की, जो कि प्लेटो से संबंधित है। प्लेटो के समय में किस प्रकार से यूनान का समाज था उसके बारे में आपको पहले जानना है। फिर हम बाकी आगे की जो वीडियोस होगी उसके अंदर प्लेटो के और भी अलग अलग वीडियोस में प्लेटो के न्याय के बारे में, प्लेटो के राजा के सिद्धांत के बारे में, या फिर हम प्लेटो की संपत्ति के सिद्धांत के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में उन्होंने जो विचार दिए हैं उसके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी विचारक को समझने के लिए उसके वातावरण के बारे में समझना बहुत आवश्यक होता है। प्लेटो के बारे में अगर हम विचार करते हैं तो हमें प्लेटो के तत्कालीन वातावरण से पहले पता होना चाहिए कि भाई, क्योंकि कोई भी विचारक है वो अपने उस समय के जो वातावरण होता है, जो भी उसका माहौल होता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो प्लेटो ने अपने समय में नगर राज्य में, विशेषकर जो एथेंस था, मैंने जैसा बताया कि एथेंस किसका पार्ट था, ये यूनान का पार्ट, यूनान का पार्ट था, और उसमें बहुत सारी त्रुटियां, त्रुटियां का मतलब होता है कमियां, बहुत सारी कमियां देखी, और उन कमियों के बाद में उन्होंने क्या किया, अपनी रचनाएं रची, जिसमें कई सारी रचनाएं हैं। उन रचनाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और एथेंस नगर का उस समय का जो वातावरण था वो इस प्रकार। तो पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सबसे पहली बात तो व्यक्तिवाद और आपका अतिरेक अथवा स्वार्थपरक का प्रभुत्व, यानी जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो के टाइम पे जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी शासन व्यवस्था थी, वो व्यक्तिवाद पर जोर देती थी। व्यक्तिवाद का मतलब होता है जो व्यक्ति प्रमुख, समाज के बारे में नहीं, व्यक्ति के बारे में। उसमें बताया उस समय जो व्यक्तिवाद चरम सीमा पर था, लोग केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए थे। सत्तारूढ़ शासक, यानी जो शासन के उच्च शिखर पे थे, वो केवल अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग केवल अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए कर रहे थे। जो लोग शासन में थे वो लोग क्या कर रहे थे, उनके पास जो भी राजनीतिक अधिकार थे, राजनीतिक अधिकार या आर्थिक अधिकार, जैसे कर इकट्ठा करना, तो वो केवल अपने आर्थिक अधिकारों को ही पूरा कर रहे थे, अपनी जेब भर रहे थे। और एक राजा का कर्तव्य क्या होता है कि वो समाज की रक्षा करे, प्रजा की रक्षा करे, परंतु वो अपनी जेब भरने में लगे पड़े थे। राजनीतिक पद पद जो था उसका कोई पवित्रता नहीं थी। जैसे हर एक पद की कोई गरिमा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि राजनीतिक पदों की कोई भी पवित्रता नहीं रह गई थी। वे शासक वर्ग के हितों को बढ़ाने वाले थे। बेसिकली जितने भी विचारक थे या जितने भी उस समय के राजनेता थे, वो केवल क्या करते थे, अपने हितों को बढ़ाने में लगे थे, अपने फायदे को करने में लगे थे। राजनीति में सोफिस्ट का ही प्रभाव था। देखो, सोफिस्ट के बारे में एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें मैं सोफिस्ट को बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करूंगा, जैसे ये वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। पर यहाँ पर सोफिस्ट का मतलब ऐसी विचारधारा से है, एक ऐसे मन मस्तिष्क की शासन व्यवस्था से है जो केवल अपनी ही निरंकुश सत्ता को स्थापित करते हैं, जिनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। तो जो भी शासक वर्ग में थे वो केवल व्यक्तिवाद, अपनी ही बात करते थे। तो सोफिस्ट एक तरीके से बन गए थे वो। और जो सोफिस्ट लोग होते हैं वो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसका मेन लक्ष्य होता है अपने ही व्यक्तियों की जेब भरना। व्यक्तिवाद की ऐसी भावना ने एथेंस को कई नगरों में बांट दिया, यानी एथेंस के कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और एथेंस धीरे धीरे कैसा पड़ गया,
कमजोर पड़ गया। और मैंने आपको बताया था कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में एक युद्ध हुआ था, उसमें स्पार्टा विजयी रहा, एथेंस हार गया। तो कहीं ना कहीं प्लेटो ने जो है एथेंस की हार के लिए जो है एथेंस जो है इसकी राजनीतिक दुर्बलता को भी माना। और ये राजनीतिक जो दुर्बलता थी ये बेसिकली क्यों हुई, ये राजनीतिक दुर्बलता क्यों आई, क्योंकि राजनीतिक दुर्बलता इसलिए आई क्योंकि शासन व्यवस्था में जो लोग थे वो ठीक ढंग से शासन नहीं कर रहे थे। नगर राज्यों में अल्पतंत्रीय सरकारें थी। अल्पतंत्रीय सरकारें का मतलब है कि यहाँ पर जो भी राजनीतिक व्यवस्था, जो भी सरकारें थी वो अल्पतंत्र की थी, ठीक ढंग से शासन नहीं कर पा रही। वहां पर प्लेटो ने प्रजातंत्र के बारे में भी बताया कि भाई, क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रजातंत्र के खिलाफ बोला था। और प्रजातंत्र के खिलाफ बोलने की वजह से ऐसा उस समय की जो प्रजातंत्र की जो सरकारें थी उन शासकों का कहना था कि आने वाले टाइम पे ऐसा माइट भी पॉसिबल है कि लोग विद्रोह कर दें और पूरी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो खत्म हो जाए, राजनीतिक व्यवस्था। इसीलिए सुकरात को विष का प्याला यानी जहर का प्याला पीना पड़ा था और सुकरात ने जहर का प्याला। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसको जहर का प्याला पीना पड़ता है। इस वजह से प्लेटो ने उस समय की जो प्रजातांत्रिक सरकार उसको भी गलत बताया। तो शासक दल के यानी जो भी प्रजातांत्रिक नगर भी थे वहां पर जो शासक दल थे वो केवल धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। यानी जो लोकतांत्रिक सरकारें भी थी तो जो लोकतंत्र में जो सरकारी अधिकारी बने थे वो केवल अमीर लोगों का सपोर्ट करते थे। हितों की आपसी टकराव ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी। यानी जो भी राजनेता होते थे या जो भी शासक वर्ग होता था केवल वो अपने फायदे की सोचता था और इसकी वजह से संघर्ष होता था। इस संघर्ष की वजह से हम क्या देखते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता फैल गई और अल्पतंत्रीय जो प्रजातांत्रिक सरकारें थी उनमें भी स्वार्थ सिद्धि आ गई। और बेसिकली जनरली आज के समय में हम देखते हैं भाई जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जो प्रजातंत्रीय सरकारें, वो बेहतर मानी जाती है अन्य शासन व्यवस्था से, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को अधिकार होते हैं। परंतु उस समय का जो समाज, उस समय प्रजातंत्र नहीं स्थापित हो सकता था क्योंकि वोटिंग देने का जो राइट था वो केवल और केवल अमीरों के हाथ में था। और अमीर और गरीब लोग अगर मिलकर अगर किसी सरकार को चुनते भी थे तो ऐसा माना जाता था कि एक बुद्धिमान लोग और एक जो मूर्ख है उन दोनों की वोट की कीमत बराबर नहीं होनी चाहिए। इस वजह से भी इसकी कमी बताई गई है। परस्पर मतभेद होते गए शासक के दर में, शासकों के बीच में, राजनेताओं के बीच में, और एथेंस का परस्पर विरोधी राज्य में बट एथेंस धीरे धीरे टुकड़ों में बट गया जैसा कि बताया गया। प्लेटो के शब्दों में प्रत्येक राज्य में दो भिन्न भिन्न राज्य थे। यानी प्रत्येक एथेंस, जैसे एथेंस था उसके अंदर अलग अलग तरह के कुछ राज्य अमीर थे तो कुछ राज्य गरीब थे। जो अमीर थे वो गरीबों का शोषण करते थे और प्लेटो ने देख लिया कि इस समय की जो समस्या है वो भूतकाल के स्वार्थ की वजह से ही थी। और भूतकाल में जो धन इकट्ठा करने की जो समस्या थी ये सबसे बड़ी समस्या। इसीलिए इस बुराई को दूर करने के लिए प्लेटो ने शासक के लिए एक आदर्श यानी आदर्श शासक की बात करी है। अब इसके बारे में हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। आदर्श शासक कौन है? जिसे धन की चिंताओं से मुक्त रखा गया है, उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा, शादी करने का तक अधिकार नहीं होगा। इस वजह से वो समस्त जो है प्रजा को ही अपना परिवार समझेगा। तो यहाँ पर उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे आने वाले। सेकेंड पॉइंट है अव्यवसायवादी हस्तक्षेप। अव्यवसायवादी हस्तक्षेप का मतलब क्या है कि उस समय एथेंस में अव्यवसायवादी हस्तक्षेप की मनोवृत्ति थी। यानी जो अव्यवसायवादी लोग थे वो बहुत ज्यादा थे। वहां पर अगर हम देखें तो लॉटरी प्रथा थी। यहाँ पर लॉटरी प्रथा जो है ये किसके बारे में? प्रजातंत्र के बारे में बताती है। प्रजातंत्र का मतलब लोकतंत्र। वहां का जो शासक था या वहां के जो राजा थे वो उनका कहना था लॉटरी के माध्यम से चुने जाते थे। और जब ये लॉटरी निकाली जाती थी तो उसमें क्या होता था, कई बार अज्ञान या फिर मूर्ख लोग भी राजनीति में आ जाते थे क्योंकि लॉटरी में भाई जिसके पास पैसा है, बेसिकली शासन, भाई प्लेटो ने माना है कि शासन जो है वो एक कला है और शासन चलाने की जो कला है वो केवल दार्शनिक राजा के पास होगी। दार्शनिक राजा की बात करी इन्होंने और दार्शनिक राजा बनाने के लिए उन्होंने कई सारे उपाय भी बताए। परंतु हम देखते हैं लोकतंत्र में आपके पास योग्यता है,
अगर आप चाहते हो खड़ा होना, चुनाव में खड़े हो जाइए, जीत सकते हैं। तो प्लेटो ने क्या किया, इस दोष से बहुत, इस जो दोष का मतलब है, जो ये प्रॉब्लम थी उस समय की जो ये प्रॉब्लम थी, उससे वो बहुत अच्छी तरीके से परिचित था और वह बेसिकली कार्य विशिष्टीकरण का सुझाव देते हैं। कार्य विशिष्टीकरण के सुझाव देने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को अपने योग्यताओं के अनुसार कार्य देना चाहिए। हर एक व्यक्ति की कोई खूबी होती है, उसे अपनी विशिष्ट कार्य के हिसाब से ही कार्य देना चाहिए। अगर कोई अच्छा भाला फेंक सकता है, अच्छा कोई रक्षक है, तो उसको सैनिक बनाया जाए। जिसका तात्पर्य का मतलब जैसे यहाँ पर बताया, प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करे जिसमें उसकी स्वाभाविक आत्मा के अनुसार योग्य हो, यानी जिस काम को वो कर सकता हो। भाई प्लेटो यही कहते थे, हर किसी व्यक्ति से हम हर कोई काम नहीं करा सकते, तो हर किसी व्यक्ति को क्या है, इस हिसाब से काम करवाना चाहिए जो उसकी गुण हो, जिसमें वो कुशल हो। जैसे एक मोची है, तो मोची किस काम में सफल होगा, तो बोलोगे आप, वो अच्छी तरीके से जूतों की मरम्मत कर सकता है। एक धोबी क्या करेगा, कपड़े धोएगा। एक कुम्हार क्या करेगा, मटके बनाएगा। एक लोहार क्या करेगा, तो वो जो भी आपके अलग अलग धातु के कर्म है, धातु के जो काम है वो करेगा, मेटल के काम करेगा। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति या एक वर्ग वो दूसरे के अंदर हस्तक्षेप ना करे। अगर वो हस्तक्षेप करेगा तो इससे क्या होगा कि, क्योंकि वो खुद तो वो काम कर नहीं पाएगा। जैसे कोई कुम्हार है, अब कुम्हार को कह दे कि नहीं भाई तुम क्या करो, तुम मोची का काम करो, तो बोलोगे वो उस अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका वो काम नहीं है। ठीक उसी तरीके से शासन चलाना भी एक कार्य है, और वो अगर ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा तो वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। उसका विचार था कि शासक दल को दर्शन शास्त्र और राजनीतिक शासन की कलाओं की जानकारी दी जानी चाहिए। यानी शासक वही बनना चाहिए जिसे दर्शन शास्त्र और शासन की कला आती हो। ऐसे व्यक्ति नहीं जो अव्यवसायवादी, जिनके पास पैसा है तो चुनाव में खड़े हो गए और कल को शासन में आ गए, चुनाव जीत के, और शासन में आने के बाद में उन्हें पता ही नहीं कैसे निर्णय लेने, दूसरे देश हमला कर रहे हैं या फिर देश के अंदर अच्छी तरीके से शासन। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शासन की क्रियाओं में केवल ऐसे लोग ही भाग लें जो योग्य हो। तीसरा पॉइंट है अज्ञानता का शासन। भाई एथेंस में प्लेटो के समय जो शासन था वो अज्ञानी और मूर्ख लोगों को शासन का अधिकार दिया गया। अज्ञानी और मूर्ख लोग मैंने बताया आपको किसको आ गया है, लोकतांत्रिक सरकारों, लोकतांत्रिक सरकारों को या फिर प्रजातांत्रिक सरकारों, इनको बेसिकली कहा गया है। तो यहाँ पर अपनी अज्ञानता के कारण उन्होंने सुकरात को भी मृत्यु दंड दे दिया। मैंने बताया था कि इन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ बोले थे, इसीलिए उन्हें जहर का प्याला पिलाना को दिया गया। इस घटना ने प्लेटो को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था, और 30 निरंकुश शासन के अंत पर जो प्रजातांत्रिक शासन हुई वो पहले से दोषग्रस्त थी। यानी पहले जो 30 निरंकुश शासक आए, प्लेटो ने जो 30 निरंकुश शासकों को देखा, वो तो अच्छे से शासन कर नहीं पाए, तभी तो 30 शासन आने, 30 एक ही व्यक्ति, बहुत बड़ी बात है कि एक ही व्यक्ति ने 30 राजाओं को देख लिया। जनरली एक अच्छा राजा जो होता है वो अपने अच्छे शासन, अच्छे लंबे समय तक, कम से कम एटलीस्ट 10 से 20 वर्षों एक शासन शासन करे एक राजा, अच्छे तरीके से शासन, और इससे ज्यादा भी कर सकता है, आपको पता है एक अच्छा शासक होगा तो। लेकिन प्लेटो ने अपने टाइम पे ही 30 निरंकुश शासक को देख लिया जो कि वो भी बिल्कुल बेकार थे। प्रजातांत्रिक शासन देखा, वो भी बिल्कुल बेकार था, और शासक वर्ग लॉटरी द्वारा चुने जाते थे, यानी लोकतांत्रिक सरकार, और वो मूर्ख और अयोग्य व्यक्ति भी इस पद पर आसानी से हो जाते थे। और प्लेटो ने सद्गुण ही ज्ञान बताया। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि प्लेटो ने सद्गुण ही ज्ञान बताया, क्यों, और उसकी उक्ति के आधार पर दार्शनिक राजा का सुझाव दिया है और कहा है कि ये जो राजनीतिक दोष है इसको केवल दार्शनिक राजा ही दूर कर सकता है। दार्शनिक राजा कैसे दूर कर सकता है इसके बारे में सेपरेट वीडियो आएगी राजा के बारे में, तो आप कंफ्यूज मत हो। अभी बेसिकली इनकी जो परिस्थितियां हैं पहले आप इसको समझिए। प्लेटो का जो प्रमुख उद्देश्य है वो अज्ञानी शासकों का शासन स्पष्ट करना था। यानी प्लेटो मुख्य रूप से बताते हैं कि किस तरीके से अज्ञानी लोग क्या कर रहे थे शासन। फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका आर्थिक असमानता। प्लेटो ने बताया कि उस समय जब शासक वर्ग में जो धनी लोग थे वो केवल अमीर लोगों का सपोर्ट करते थे, केवल अमीर वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते थे, क्योंकि खुद भी अमीर होते थे और इनको टैक्स भी किससे, अमीर से ही ज्यादा मिलता था, तो ये फेवर भी किसका करते थे, अमीरों का ही फेवर करते थे। इसीलिए राजनीतिक धन कमाने का एक साधन था। राजनीति क्या था, जैसे आज के जमाने में भी आप देखते हो लोग राजनीति में क्यों आते हैं, वो भ्रष्टाचार करने के लिए, अपना इलीगल काम को लीगल रूप से करने के लिए लोग इसीलिए आते हैं, और उस समय भी कुछ ऐसा ही प्लेटो ने देखा।
तो जनता में अमीरी गरीबी का अंतर जो है बहुत शीर्ष पे था, यानी बहुत ऊंचाई पे आ गया। शासक वर्ग धन और जो साथ ही साथ में लिप्सा के कारण धन को इकट्ठा करने के कारण जनता का शोषण कर रहे थे शासक वर्ग, और स्वार्थ की भावना ने जल कल्याण की भावना को खत्म कर दिया। उनका बिल्कुल एक ही भावना थी कि कैसे अमीर बन लिया जाए, जनता से कैसे ज्यादा टैक्स लिया जाए। और ये अल्पतंत्र सरकार यानी चाहे निरंकुश सरकार हो, चाहे यहाँ पर हम देखें प्रजातांत्रिक सरकार हो, दोनों तरह की शासन व्यवस्था में जो थी, हर एक शासक वर्ग केवल आर्थिक लाभ कमा रहा था, जनता का शोषण हो रहा था, अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब हो रहे थे, और इसीलिए आर्थिक समानता बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, सामाजिक संघर्ष बहुत ज्यादा हो रहा था। अब यहाँ पर एक प्रोफेसर बारकर है, वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर बारकर कहते हैं कि अल्पतंत्र और प्रजातंत्र में पाई जाने वाली राजनीति और धन के लिप्स के मिश्रण से उत्पन्न संभावित नागरिक कलह अथवा सामाजिक संघर्ष कर रहे थे। तो बेसिकली मेन पॉइंट तो वही बात है जो ऊपर इन्होंने भी बता दी कि धन का कलह था, तो जन कल्याण हो नहीं रहे थे, और इसीलिए सामाजिक संघर्ष देखने को। पांचवा और लास्ट पॉइंट आप सभी के लिए, राजनीतिक अस्थिरता। आपने देखा प्लेटो ने 30 निरंकुश राजाओं का शासन देखा। अब 30 शासन एक व्यक्ति देख रहा है तो कहीं पर आपको स्थिरता दिख रही है? अब बोलोगे कहीं स्थिरता नहीं दिख। तो भाई प्लेटो ने एथेंस में ऐसे राजनीतिक वातावरण देखा जो पूरी तरीके से दूषित हो चुका था। यूनान छोटे छोटे नगरों में बट गया था, और राज्य जो है स्वार्थ सिद्धि पर आधारित थे, नहीं वो टैक्स इकट्ठा करने में केवल लगे थे। राज्य भी उपराज्यों में बट गए थे, यानी छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, और शासन की बागडोर अयोग्य शासकों के हाथ में आ गई थी। निरंतर राजनीतिक विरोध चल रहा था, और प्लेटो ने अपने जीवन काल में 30 जो है एथेंस के शासकों को हटते हुए देखा। जो एथेंस जो है वो स्पार्टा से युद्ध हार जाता है। युद्ध का नाम जो है आपका प्ले नहीं आएगा, यहाँ पर प्ले आएगा, पेलिनुशिया। ये जो युद्ध था पहले पेनुशिया का युद्ध है। इस युद्ध में जो है एथेंस हार जाता है और स्पार्टा युद्ध जीत जाता है। तो इन्होंने ये भी बताया कि हमारी राजनीतिक दोष कितनी ज्यादा थी, जगह जगह क्रांति या विद्रोह हो रहे थे, और एथेंस के 30 निरंकुश शासन की स्थापना हुई जो कि जनता के हित में बिल्कुल भी काम नहीं किया, असंवैधानिक कार्य कर रही थी, हिंसा बढ़ रहा था, कर इकट्ठा कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा। इससे राजनीतिक अस्थिरता बन गई, और इससे दुखी होकर प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन स्थापित करने की बात कही, चाहे वे राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण को इन्होंने बताया कि जो राजनीतिक अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता है, इस राजनीतिक अस्थिरता को कैसे समाप्त किया, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से बता दिया। तो उपयुक्त वही कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो के ज़माने में क्या क्या परिस्थितियाँ थी, और यहाँ से आपको इसका आंसर भी मिल गया। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप सभी को मिल सके। अगर हम हमारे साथ कनेक्ट होना चाहें तो आप इस नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक मिले हुए हैं, आप उन लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय